ओके, तो हमारे पास वायरस जो है, तो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो वो डीएनए होता है या तो वो आरएनए होता है। ठीक है। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात करें तो वायरस क्या है, ये एक तरह का ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब ये होस्ट पे टोटली डिपेंडेंट रहेगा। अगर होस्ट खत्म तो वायरस भी खत्म। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सारे जितने भी वायरस होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। इंट्रासेलुलर कहने का मतलब ये क्या होता है, सेल के अंदर इंसर्ट होते हैं, और इस इंसर्शन के बाद ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और वो सेल को पूरा मशीनरी को वो क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। एक तरफ से बोले तो क्या बोलते हैं उसको, हैक कर लेते हैं। ठीक है। और अपना डीएनए से वो सारा सेल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, याद रखिएगा, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दो चीजें हमारे पास वायरस में प्रेजेंट होती है। लेकिन वो कौन ऐसा केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन करने के लिए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो वायरस टेक्स क्या करता है, ये पूरे सेल को, मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। तो वायरस के पास हमें पता है कि भाई ये नॉन सेलुलर है, इसका मतलब इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, इसके अंदर किसी तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, किसी तरह के ऑर्गेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास कोई भी एटीपी फॉर्मेशन का भी ऑर्गेन नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ इसके पास क्या होते हैं, इसके पास दो चीज होते हैं, या तो जेनेटिक मटेरियल होगा और हमारे पास प्रोटीन होते हैं। अब देखिए, जो वायरस है वो कैसे एक सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। तो मान लो ये कोई सेल हो गया। ठीक है, ये कोई सेल हो गया, और मान लो कोई दूसरा मटेरियल हमारे पास वायरस हो गया। ठीक है। मान लो ये क्या हो गया, एक वायरस हो गया। तो ये वायरस कैसे एक सेल के अंदर इंसर्ट होता है, और कैसे वो पूरे सेल के मशीनरी को कंट्रोल करता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। मैंने आपको बहुत बार बताया था इस समय कि जो रिवर गंगा है, उस रिवर गंगा का जो वाटर होता है वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है। और मैंने एक रीजन भी बताया था, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर तो ये कोई भी डिजीज ऑकर करता है, या कोई हमारा फूड स्पॉइल होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को मारने वाला जो वायरस होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। ये वायरस क्या करेगा, सबसे पहले किसी भी, ये मान लो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को कैसे किल करता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो ये मान लो एक तरह का क्या हो गया, ये बैक्टीरियल सेल हो गया। ये बैक्टीरियल सेल पे ये बैक्टीरियोफेज वायरस आके क्या करेगा, लैंड करेगा। लैंड करने के बाद क्या करेगा, इसके पास दो चीज है, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कवर। ठीक है। इस कवर के, ये जो कवर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, ये होता है जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस क्या करेगा, सबसे पहले वो बैक्टीरिया सेल पर किसी भी तरह अटैच हो जाता है। ठीक है। कैसे भी आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो कोई स्नीजिंग कर रहा है। ठीक है। जैसे वायरस कैसे फैलता है, कोविड वायरस आप सब जानते हैं। ठीक है। सब कोई उससे लाइक अवेयर है कोविड वायरस से। ठीक है। तो क्या होता था कि कोई छींक देता है तो उसके थ्रू भी वायरस क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो एक तरह का ट्रांसमिटेड डिजीज था, राइट। तो मान लो ये बैक्टीरिया किसी भी तरह से ये बैक्टीरिया के सेल आया। अब ये क्या करेगा, यहाँ इसके पास टेल फाइबर्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ी देर में। तो समझिए क्या होता है कि ये हेड होता है। ठीक है। एक कॉलर होता है, और यहाँ शीट होती है, और ये टेल फाइबर्स होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रोटीन कवर के अंदर होता है। फिर जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इसके अंदर इंसर्ट करेगा। तो हमारे पास बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी उसका अपना डीएनए है, जिसको हमने न्यूक्लियोइड बोला था। इसका मतलब बैक्टीरिया के जो भी सेल रेगुलेशन और फंक्शन हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, बैक्टीरिया का डीएनए जो है उसके कारण। लेकिन समस्या ये है, ये वायरस के पास भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये हो सकता है डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक्चुअली बैक्टीरियोफेज के अंदर हमारे पास डीएनए क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोफेज के अंदर। ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, हम अभी कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल वायरस क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के अंदर डालेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। वो अब एक्टिवेट होगा। तो वो क्या करेगा ना, ये जो डीएनए आप देख रहे हो, बैक्टीरिया का जो डीएनए, उसको क्या करेगा, तोड़ देगा, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है।
एक बार ये देखते हैं। ठीक है, इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, ठीक है, तो वायरस के पास क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल, यहाँ बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद क्या वो करेगा, धीरे धीरे वो अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर डाल देगा, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो बताइए, ये प्रोसेस हमने देखा था, आपने ट्रांसडक्शन प्रोसेस याद है, जब मैं पढ़ा रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा में, जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय एक टर्म दिया था ट्रांसडक्शन। आपको याद है ट्रांसडक्शन? हाँ सर। ये चीजें याद है आपको? तो ये क्या था, ये बैक्टीरियल फेज था, तो इसका अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ आया था, फिर ये इन्फेक्शन कॉज किया था। तो एक समय के बाद क्या हुआ था, जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसको क्या किया था, ब्रेक डाउन कर दिया था, और वो अपना डीएनए क्या किया था, रेप्लिकेट किया था। फिर वो अंदर क्या होता था, वायरस के अपने कवर फॉर्मेशन हुए थे, कवर के अंदर क्या हुआ था, जेनेटिक मटेरियल चला गया था। तो ऐसे क्या होता है, वायरस क्या करता है, एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन करता है। ठीक है। अब थोड़ी इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बैक्टीरिया को सब, ये बैक्टीरिया नहीं, वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था इवानोवस्की ने 1892 में। और सबसे पहला वायरस जो एविडेंस मिला था, सबसे पहला वायरस किसी ने देखा था, तो उसने देखा था इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने देखा था, और उन्होंने सबसे पहला वायरस देखा था, जो कि देखा था आपके टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक मतलब जो टोबैको का प्लांट होता है, उसके लीफ में ऐसे क्या होते हैं, ऐसे पैटर्न आते हैं। तो ये मान लो लीफ हो गया, इसके अंदर मोजाइक मोजाइक जैसे पैटर्न आते हैं। ये जो मोजाइक पैटर्न आते हैं वो वायरस के कारण होता है। तो इवानोवस्की ने 1892 में क्या हुआ था कि इन्होंने देखा कि ये जो मोजाइक डिजीज है, इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको उस समय आइडिया नहीं था ये वायरस है कि क्या है। ठीक है, उन्होंने देखा कि यार कुछ डिजीज कॉज कर रहा है। और उस समय बैक्टीरिया से लोग ज्यादा अवेयर थे, फंगस से अवेयर थे, बट वायरस के बारे में अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि ये भी हो सकता है बैक्टीरिया हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मोजाइक डिजीज का क्या लिया, फ्लूड लिया। ठीक है, ये क्या था, फ्लूड लिया। फ्लूड लिया, इस ये जो लीफ था इसको क्या किया, इस लीफ से जो मोजाइक डिजीज बना था उसका उन्होंने फ्लूड लिया। फ्लूड को उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में डाला, और उस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या किया कि ये जो फ्लूड है उसको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से क्या किया, ट्रांसफर किया। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर का मतलब देखो क्या होता है। मान लो जैसे कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो फिल्टर का मतलब क्या हुआ, जो चीजें को फिल्टर कर दे। ठीक है, तो मान लो ये कोई स्ट्रक्चर था जो कि फिल्टर था, तो उन्होंने क्या किया था, इसका नाम रखा था बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। इसका मतलब ये है कि इसमें इसमें क्या होगी कि बैक्टीरिया, अगर इसमें से उन्होंने कुछ ट्रांसफर करेंगे, अगर वो चीजें इसमें ट्रांसफर करेंगे, तो बैक्टीरिया जो होगी, बैक्टीरिया से छोटी चीजें इसमें ट्रांसफर हो पाएगी, बैक्टीरिया से बड़ी चीजें ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर से समझिए, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर क्या है। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर का मतलब जिसमें बैक्टीरिया पास नहीं हो। बैक्टीरियल प्रूफ, जैसे मैं बोलता वाटर प्रूफ। ठीक है, वाटर प्रूफ का मतलब क्या हुआ, जिसमें वाटर पास नहीं हो। तो वैसे ही मैं बोलता हूँ बैक्टीरियल प्रूफ। तो बैक्टीरियल प्रूफ का मतलब जिसमें बैक्टीरिया पास नहीं हो, उससे छोटी चीजें पास हो। ठीक है, तो बैक्टीरिया का साइज आपको ऑलरेडी पता है कि 2 to क्या होता है, 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो अब उस समय तो आइडिया नहीं था ये वायरस है कि बैक्टीरिया है। तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से इसको पास किया। तो उन्होंने पास किया तो उनको पता चला कि नहीं यार, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटी है। ठीक है,
तो उनको आइडिया हो गया था कि कुछ तो चीजें हैं जो इसके थ्रू पास हो रही है, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी चीजें उस समय क्या माना जा रहा था, बैक्टीरिया होता है जो 2 to 5 माइक्रोमीटर होता है। अभी तक वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई है, और आपको ऑलरेडी पता है जो वायरस की साइज होती है वो कितनी होती है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। तो इससे छोटी चीजें क्या हो गई भाई, ठीक है। तो उन लोग को आश्चर्य लगा कि आखिर ये क्या है, ये छोटी चीजें क्या है, ठीक है। तो उनको ये लगा कि कुछ तो चीज है, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, और कुछ चीजें हैं जो कि बैक्टीरिया से छोटा है, जो कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो गया है, ठीक है। तो उनको अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि ये वायरस है कि क्या है, बस उसको ये आइडिया था कि इन्होंने मोजाइक डिजीज से लीफ लिया, लीफ को क्या किया, उसके फ्रूट को एक्सट्रैक्ट किया, और उन्होंने उसको पास आउट किया किससे, बैक्टीरियल फ्रूट फिल्टर के में से। और उससे पता चला कि कुछ तो चीजें हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी है, और वो पास ऑन हो रही है, ठीक है। फिर 1898 में, जस्ट आफ्टर 6 years ऑफ इवानोवस्की, बेजर्निक आते हैं, इसको एनसीईआरटी में लिखा है M.W. बेजर्निक, ठीक है। बेजर्निक आते हैं और वो बताते हैं उन्होंने क्या किया, उनको भी आइडिया नहीं था कि ये वायरस है कि क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इवानोवस्की को देखा, तो उन्होंने देखा कि यार कुछ तो चीज है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि ये मान लो लीफ है, इस लीफ के अंदर क्या है, फ्लूड मोजाइक है, मतलब फ्लूड मोजाइक मतलब क्या बोलते हैं, मोजाइक डिजीज है, टोबैको मोजाइक डिजीज है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको ये इवानोवस्की ने बताया था कि यार कुछ तो चीजें हैं जो इस फ्लूड से पास हो रही है और बैक्टीरिया से भी छोटी है। इवानोवस्की ने क्या किया, ये जो फ्लूड है, ठीक है, ये मान लो इन्फेक्टेड प्लांट में टोबैको मोजाइक डिजीज है, राइट। उन्होंने क्या किया, एक हेल्दी प्लांट लिया, ठीक, एक हेल्दी प्लांट के लीफ में ये जो फ्लूड है इसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। जब इन्होंने इन्फेक्टेड लीफ से जब हेल्दी लीफ में इसको ट्रांसफर किया, तो देखा क्या कि जो हेल्दी लीफ है वो भी क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो गया है, वो भी इन्फेक्टेड हो गया है, और वो भी इन्फेक्शन कॉज किया है। तो उन्होंने क्या किया, वही किया, फ्रॉम इन्फेक्टेड लीफ फ्लूड एक्सट्रैक्ट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि ये, तो इन्होंने क्या एक ऑब्जर्वेशन निकाला, इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला, क्योंकि ये इन्फेक्टेड लीफ से ये जो फ्लूड है उन्होंने ट्रांसफर किया एक हेल्दी प्लांट में, ठीक है। और वो हेल्दी प्लांट क्या हुआ, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो इनको लगा कि इस फ्लूड में कुछ तो लिविंग है, कुछ तो बाबा गड़बड़ है। तो इन्होंने बोला इस फ्लूड के अंदर लिविंग मटेरियल कुछ तो प्रेजेंट है। तो इन्होंने बोला जो कि फ्रेश इन्फेक्शन कॉज करता है। तो उन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग ये लिविंग फ्लूड है, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने इतना बताकर अपना खत्म कर दिया। फिर 1935 में, ठीक है, आफ्टर कितना, आफ्टर मतलब कितना, आफ्टर 37 years स्टैनली आए 1935 में। तब तक हमारे पास माइक्रोस्कोप थोड़े थोड़े अवेलेबल होने लगे थे, एडवांस टाइप के। तो 1935 में बेजरनिक ने क्या किया, बेजरनिक ने क्या किया कि उन्होंने क्रिस्टल बॉम्बार्डमेंट किया उसके ऊपर। और उन्होंने बताया कि जो हमारा जो वायरस होता है वो क्रिस्टलीन टाइप का शेप होता है, क्रिस्टलीन वायरस होता है। और ये जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हो, ये क्रिस्टल पूरे के पूरे प्रोटीन से बने होते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, कवर होता है, और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने बताया कि 1935 में स्टेनली ने सबसे पहले बताया कि ये वायरस होता है, और एक क्रिस्टलीन शेप का होता है, और जो क्रिस्टल होता है वो प्रोटीन का बनता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डीएनए और आरएनए होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, एक तरह का वायरस है। अब ये देखिए वायरस तो होता क्या है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज के अंदर, वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हेड, ये जो देखते हो इसको बोलते हैं कॉलर, और ये होता है शीट, ये होता है शीट होता है। और ये जो फाइबर्स आप देख रहे हो इसको बोलते हैं टेल फाइबर्स, ठीक है। अब ये शीट जो होता है वो क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। अब ये जो शेप आप देख रहे हो ये होता है पोलीहेड्रल, क्या होता है, पोलीहेड्रल शेप का होता है हमारा क्या, प्रोटीन का कवर, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज में हमारे स्ट्रक्चर दिखे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, यही जेनेटिक मटेरियल शीट के थ्रू ही क्या होता है, इंसर्ट होता है किसी भी सेल में, ठीक है, किसी भी लिविंग सेल में। ये हमारा हो गया बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। दूसरा आप जो डायग्राम देख रहे हो ये है हमारा किसका, टोबैको मोजाइक डिजीज वायरस का डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे सर्कल, ये सब क्या है, ये सब आरएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के पॉली
ये चेन है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हो इसको बोलते हैं कैप्सिड। अब ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो आप देखते हो इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप छोटे छोटे आप देख रहे हो ये सब क्या होता है, कैप्सोमियर होता है। क्या होता है, कैप्सोमियर। बहुत सारे कैप्सोमियर को मिलाते हैं तब हमारा बनता है कैप्सिड, ठीक है। तो ये देखो जेनेटिक कोड, और इसके ऊपर क्या होता है, जैसे क्या होता है ना, देखो ये हो गया आरएनए का, मान लो ये ब्रीड हो गया, तो उस पर ऐसे ऐसे हमारे कैप्सोमियर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, चार बजे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर बहुत सारे कैप्सोमियर को बनाकर क्या बोलते हैं, एक कैप्सिड बोलते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या हुआ, ये सारे कैप्सोमियर है, तो ये जो एक बनाया उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किसका है, टोबैको मोजाइक डिजीज वायरस का, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और ये क्या होता है, कैप्सिड होता है, और जो कैप्सिड होता है ये छोटे छोटे कैप्सोमियर से फॉर्म होते हैं, ठीक। अब थोड़ा वायरस के स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, ये केमिकली क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके ये जो कवर होते हैं, कैप्सिड होते हैं, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। कैप्सिड को कवर बोलते हैं, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल तो अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये कैप्सिड है, ठीक है। ये क्या है, कैप्सिड है। ये जो कवर आप देख रहे हो कैप्सिड है, और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ये सब क्या है, कैप्सोमियर है, ठीक है। तो कैप्सिड किससे बना है, बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमियर से बना है, और इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो कैप्सिड क्या होता है, मैनी रिपीट मैनी टाइम्स ऑफ कैप्सोमियर, ठीक है। अब कैप्सिड का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और कैप्सिड ये क्या बोलते हैं, और ये इन्फेक्शन में हेल्प करता है। याद रखिए, कैप्सिड इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, ठीक है, कैप्सिड हेल्प करता है इन्फेक्शन कॉज करने में, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के क्या होते हैं, कैप्सिड होते हैं। जो आपने बैक्टीरियोफेज में जो कैप्सिड देखा वो किस शेप का होता है, वो पॉलीहेड्रल शेप का होता है, ठीक है। अब ये जो पॉलीहेड्रल शेप होता है, ये पॉलीहेड्रल जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होते हैं। दो चीजें होती है, एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल उसको बोलते हैं जब कोई कोई भी शेप, कोई भी थिंग, एनीथिंग विच इज इक्वली डिवाइडेड, ठीक है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए उसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं, और जो अनइक्वल हो, अनइक्वल डिवीजन को हम लोग एसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो जो कैप्सिड का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज में, वो हमें एक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में भी दिखता है और स्फेरिकल शेप में भी दिखता है, और दोनों के दोनों कैप्सिड क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं कैप्सिड हमको इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल और हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि हमें ये स्ट्रक्चर देखा। तो ये हेलिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। ये हमारा टोबैको मोजाइक वायरस में देखने को मिलता है। और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये बोथ होते हैं, मतलब ये पॉलीहेड्रल तो है, ये पॉलीहेड्रल है तो है, उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है वो भी हेलिकल होता है। तो जिसमें कॉम्बिनेशन हो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैप्सिड। अब आते हैं थोड़ा जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझते हैं जो कि वायरस में प्रेजेंट होता है। तो वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पे हैं, ठीक है, इस पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पे भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ना, उसमें भी क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। चाहे वो प्रोकार्योटिक हो, चाहे वो यूकार्योटिक है। दूसरे ग्रह पे भी कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा ना, तो या तो वो प्रोकार्योटिक होगा, या तो यूकार्योटिक होगा, या तो वायरस वायरस पॉइंट कुछ तो हो सकता है, कुछ अलग इससे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी फालतू फालतू होगा, ये इसी में से पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट हमारे लिविंग सेल में जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक तो पहले वो डीएनए होते हैं, और दूसरी बात वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। लेकिन हम वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वायरस की बात करें तो वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए कुछ भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक तो हमें पता है कि भाई डीएनए होगा तो डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होंगे, ठीक है, और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर आरएनए की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं। तो ये चार टाइप के वायरस हमें जेनेटिक मटेरियल वायरस में देखे जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड है, जब भी रहेगा तो अकेला ही रहेगा, ठीक है।
तो तो जेनेटिक मैटर की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है 5X174 वायरस। इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में या बायोटेक्नोलॉजी में। तो 5X174 वायरस होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। इसको आप कैसे याद करोगे, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिर्फ एक ही होता है, दैट इज 5X174 वायरस, ठीक। अब देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ठीक है, हर्पीज वायरस हो गया, चिकन पॉक्स नाम सुना होगा, ठीक है, स्मॉल पॉक्स नाम सुना होगा, ठीक है, काउ पॉक्स नाम सुना होगा, जो भी फ्लू आते हैं, ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स होता है, जैसे कोई फ्लू फैल जाता है, इन्फ्लुएंजा, ये सब, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज हो गए वो सारे, ये सारे किस में आते हैं, इनके जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड होंगे और सिंगल स्ट्रैंड होंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रेयर पाए जाते हैं, इसको हमको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रेयर पाए जाते हैं और हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंस प्ले रोल नहीं करता है। दूसरी बात, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, तो आपने जब एचआईवी का नाम सुना, ह्यूमन क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, वायरस, ठीक है। तो एचआईवी हो गया, या एचआईवी से जो होता है एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये जो होता है, ये जो वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस किस वायरस में प्रेजेंट होता है, तो एक एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, मीजल्स हो गए, मम्प्स हो गए, रेबीज का नाम आपने सुना होगा, जो डॉग बाइट करते हैं, तो डॉग के सलाइवा में ऑलरेडी क्या होता है, हमारा रेबीज वायरस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर आप किसी को गलती से भी डॉग बाइट कर ले और वो रेबीज का इंजेक्शन ना लगाए तो दुनिया की सबसे खतरनाक मौत होती है रेबीज से, ठीक है। इंसान पानी से डरने लगता है, ठीक है, मतलब खाता नहीं है, पीता नहीं, कुत्ते जैसा आवाज इंसान निकालने लगता है, ठीक है। तो रैबिज क्या है, वायरस ऑलरेडी हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, बट कुत्ते के अंदर ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और जब कोई कुत्ता बाइट करता है तो उस समय क्या होता है, उसके दांत से सलाइवा हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसी के थ्रू क्या होते हैं, ये जो रैबिज वायरस है वो हमारे सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और एक बार ये रैबिज घुसेगा तो वो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करके हमारे बॉडी को कंट्रोल करना शुरू करेगा और खत्म करना शुरू होगा। एक होता है राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस जैसे कि सर्दी जुकाम आपको कॉमन कोल्ड होता है, विंटर के सीजन में तो पूरे क्लास को हो जाता है कॉमन कोल्ड, एक को खांसी हुआ, सर्दी हुआ, तो नेक्स्ट डे पूरे क्लास को सर्दी होता है। ये कॉमन कोल्ड होता है और ये ज्यादा फैटल नहीं होता है, मतलब जैसे किसी की मौत नहीं हो सकती। ये सीजनल होता है, आता है और ऑटोमेटिक ठीक होके चला जाता है। एक होता है कोविड वायरस, ठीक है। ये सारे वायरस डिपेंड करता है कि आपके इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। किसी किसी इंसान को कोविड वायरस आया, तुरंत खत्म हो गया, और किसी के इंसान को दो दो बार, तीन तीन बार इफेक्ट हो गया, बिना वैक्सीन के ही जिंदा है। तो सब डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी पे, ठीक है। तो कोविड वायरस हो गया, कोविड वायरस भी होता है, वो भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। देखो भाई, जेनेटिक मटेरियल की बात करें डीएनए और आरएनए में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन मॉलिक्यूल है, डीएनए है कि आरएनए है? डीएनए। बताओ, स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, डीएनए है कि आरएनए है? डीएनए। हम लोग भी नहीं। स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, डीएनए है कि आरएनए है? डीएनए है सर। आवाज नहीं आ रही है, बोल रहे हो क्या तुम? सर डीएनए है। टाइप कर दो तो थोड़ा, आवाज आ नहीं रही है, पता नहीं। बिल्कुल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, आरएनए, वेरी गुड, ठीक है। तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल देखो होने का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, जब कोविड वायरस आया था तो आपको पता होगा कि जब पहला वेव आया था कोविड का, जब पहला वेव आया था तो सब कोई वैक्सीन लगवा लिया था। फिर सेकेंड वेव आया, फिर से लोग लॉकडाउन में चले गए। तो पहला लॉकडाउन आया, फिर से दूसरा लॉकडाउन आया। प्रॉब्लम की हुआ, देखो, अगर ये डीएनए वायरस होता, चिकन पॉक्स होता, हर्पिस वायरस होता,
तो ये क्या होता है ना, स्टेबल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये ज्यादा म्यूटेट नहीं होते हैं, वो अपना चेहरा बदलते नहीं है तुरंत, उसमें बदलने में टाइम लगता है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। जो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है ना, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, हम इंसानों में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, लाखों साल से हम इंसान के इंसान ही है। हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है। हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देख लो, वो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि वो हमारा डीएनए जो मॉलिक्यूल है ना, वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अब आरएनए वायरस की बात करें ना, आरएनए मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, तुम्हें आइडिया होगा कि कोविड जब लॉन्च हुआ, मतलब जब ये इन्फेक्शन कॉज हुआ, ठीक है, तो हुआ 4-5 महीने के बाद ही वो एक और स्ट्रेन आ गया, डेल्टा स्ट्रेन आ गया, ठीक है। डेल्टा आ गया, फिर बीटा आ गया, पता नहीं दूसरे कंट्री में दूसरा स्ट्रेन आ गया, ठीक है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरएनए वायरस जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। जब तक तुम इसका वैक्सीन बनाने जाओगे, उसका चेहरा ऑलरेडी बदल चुका होगा, ठीक है। फिर वो केमिकल उस पर काम नहीं आ पाएगा। आपको आइडिया होगा कि एचआईवी एक ऐसा डिजीज है ना, जिसका आज तक कोई भी मेडिसिन या क्योर निकल ही नहीं पाया। एक एचआईवी हो गया, दूसरा कैंसर हो गया, ठीक है। एचआईवी इसलिए क्योंकि ये भयंकर लेवल का चेंज हो जाता है, जब तक आप उसका वैक्सीन लगाओगे तब तक वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, टोबैको मदर, ये सब क्या होता है, थोड़ा फैटल होते हैं, ठीक है। जैसे रैबीज है, रैबीज का वैक्सीन, जैसे अगर आपके पास पेट होंगे, अगर आप डॉग लवर होंगे, तो आपने, या नहीं भी होगा तो भी ये सबसे कॉमन है, आप जानते होंगे कि एक समय के बाद जो डॉग्स होते हैं उसको वैक्सीन दिलाया जाता है। वैक्सीन क्यों दिलाया जाता है, ठीक है। जिसके घर में पेट्स हैं उसको आइडिया ज्यादा होगा कि जो डॉग्स होते हैं या जो कैट्स होते हैं, एक समय के बाद उनको वैक्सीन जाके वेटनरी डॉक्टर के पास वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन क्योंकि उसके अंदर अगर रैबीज आ भी गया ना, और वो गलती से किसी को काट लेगा, ठीक है, तो इंसान मरेगा नहीं, क्योंकि उस डॉग के अंदर रैबीज वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि उसको वैक्सीन दे दिया गया है, ठीक है। उसी तरह आपको याद है, जो छोटी मुर्गियां होती है ना, ठीक है, जब आप मुझे नहीं आइडिया, आप मुर्गी फार्म में आप विजिट किया हो कि नहीं, ठीक है। जहाँ चिकन को प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसके जितने भी चिक्स होते हैं, छोटे छोटे जितने भी चिक्स होते हैं, उनको भी वैक्सीन दिया जाता है। क्यों वैक्सीन दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है ताकि उनको चिकन पॉक्स ना हो, ठीक है, कोई बर्ड फ्लू ना फैल जाए, इसीलिए सारे चिक्स को वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। जितने भी चिकन होते हैं सबको वैक्सीन दिया जाता है। अगर वैक्सीन नहीं दिया जाएगा और गलती से किसी इंसान ने इसको खा लिया, ठीक है, तब तो क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है। कोविड वायरस भी ऐसे ही फैला था। कोविड वायरस ऐसे फैला था कि चाइना के मार्केट में क्या हुआ, चाइना के लोग कुछ भी खाते हैं, चाइनीज कुछ भी खाते हैं, तो जितने भी वायरस होते हैं ना, वो सारे बैट से निकलते हैं, बैट बैट चमगादड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। बैट के अंदर करोड़ों वायरस होते हैं। वो बैट क्या किया, सबसे पहले किसी बंदर को काटा, ठीक है, उस बंदर ने किसी पिग को काटा, ठीक है। और चाइना मार्केट में क्या होता है कि लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, तो वो उस मार्केट से फैला था, ठीक है। अभी इसका मतलब एविडेंस नहीं है, बट लोग बताते हैं कि ऐसा फैला होगा। मतलब एक मूवी भी है, वर्ल्ड वार जेड, पता नहीं अगर तुम लोग देखे हुए तो, उसमें मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है कि ऐसे ही वायरस फैलता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है, या कोई भी फ्लू हो गया, वो ऐसे ही फैलता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट, तो इस तरह हमारे वायरस क्या करते हैं, फैलते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के हमारे पास क्या है, एचआईवी है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स मम्प्स होते हैं। अब देखिए, आपको जो मोस्ट चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये तो सारी चीजें आपको याद रखनी ही है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। प्लांट वायरस में मोस्टली क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। एग्जाम्पल हो गया टोबैको मोजाइक वायरस। और एनिमल वायरस में हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट वायरस का कहने का मतलब वैसे वायरस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्टेड करते हैं। एनिमल वायरस कहने का मतलब वैसे वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो एनिमल वायरस जो होते हैं, वैसे वायरस जो कि एनिमल को इन्फेक्टेड करते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा याद रखिए, एक तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बहुत ज्यादा, एनिमल मोस्टली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, हर्पीस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या बैक्टीरियोफेज। सिंगल स्टैंड डीएनए में आपको 5x174 एक, इसको रिमेंबर करिएगा, ठीक। अब आते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है, तो वही बोलता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, वही सेम चीजें लिखती है, इसको पढ़ लेना चाहिए एनसीईआरटी में। बाकी वही लिखा है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, वही स्टोरी बताया है दोबारा, ठीक है। अब आते हैं थोड़े वायरॉइड्स को समझते हैं। वायरॉइड्स क्या है,
वायरस को क्या हुआ कि 1971 में, एक तो 1935 में इन्होंने स्टैनली ने बता दिया, ठीक है, स्टैनली ने बता दिया कि चलो भाई ये वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद लोगों ने बहुत किया। 1971 में टीओ डीनर नाम के एक और साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने क्या किया, देखा कि यार ये वायरस से भी नीचे ये कुछ अलग मटेरियल है, और ये भी क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, बट ये वायरस नहीं है। तो उसको क्या बोल दिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोटीन अब्सेंट था, प्रोटीन अब्सेंट था, तो इसको उन्होंने उसका नाम रख दिया वायरोइड्स, ठीक है। क्योंकि उसके पास कोई प्रोटीन कवर नहीं था, तो उसका नाम रख दिया वायरोइड्स। उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। तो इसके अंदर होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये सर्कुलर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, वो सर्कुलर होता है, और ये इन्फेक्शियस होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो वायरस से कम होता है, ठीक है। और ये एक ही डिजीज कॉज करता है, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो अगर आपने पोटैटो देखा होगा, आई थिंक आपने देखा होगा, बट ये डिजीज आपने देखा नहीं होगा। तो ये जो पोटैटो होता है ना, वो हमारा स्पिंडल शेप का बनने लगता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे शेप का बनता है। तो ये जो पोटैटो होता है ना, वो इन्फेक्टेड होता है, किससे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड्स है, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड्स, वायरस नहीं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल हमारा है वायरोइड्स का, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। और टीओ डिनर ने 1971 में इसको आइडेंटिफाई किया था कि वायरस के अलावा और भी कुछ है जिसका लो मोलिकुलर वेट है, इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट इसके ऊपर प्रोटीन का कवर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा वायरोइड्स का। अब आते हैं प्रायंस के बारे में। तो प्रायंस के अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि जब होता क्या है बाबू लोगों, होता क्या है कि जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि प्रोटीन क्या होता है, एक फोल्डिंग होता है ना, फोल्डिंग में, प्रोटीन के अंदर जो फोल्डिंग होता है, तो वो एक अरेंजमेंट में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है। तो उस समय क्या होता है, किसी मिस्टेक के कारण, ठीक है, क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो इनफोल्ड रॉन्गली फोल्डेड हो जाता है, मतलब ठीक से फोल्ड नहीं हो पाते हैं। जब वो ठीक से फोल्ड नहीं पाते तो वो क्या हो जाते हैं, वो इन्फेक्शियस होते हैं। तो प्रायंस क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाते हैं, वो रॉन्गली फोल्डेड होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि फिर वो जो प्रोटीन होता है वो इन्फेक्शियस होने लगता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है, जो इन्फेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायंस बोलते हैं। ये प्रायंस है, इसके कारण क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कहने का मतलब दिमाग से इंसान पागल होने लगता है, ठीक है, या दिमाग से पैदल होने लगता है, जो भी बोलो, या दिमाग से इंसान बीमार होने लगता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज जो होता है वो इसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। थोड़ा इसको समझेंगे, इसको बोवाइन क्या होता है ना, बोवाइन को मतलब काउ कैटल को, इंडियन काउ को साइंटिफिक टर्म में हम बोवाइन बोवाइन मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, बोवाइन एनिमल इसको बोल सकते हैं। काउ डिजीज की जगह कहीं बोवाइन एनिमल लिखा होता है। तो मैड काउ डिजीज मतलब जो गाय होती है वो क्या होती है, उसको मैड काउ डिजीज होता है, उसके दिमाग श्रिंक होने लगते हैं, ब्रेन श्रिंक होने लगते हैं, ठीक से खा नहीं पाती, दिमाग काम नहीं करता है, बहुत सारा एक्टिविटी उसका स्लो हो जाता है, और एक समय के बाद उसकी फैटल डेथ हो जाती है। सेम उसी टाइप का डिजीज इंसानों में भी होता है, जिसको बोलते हैं क्रुजफेल्ड जैकब डिजीज, या जिसको कभी कभी कुरू डिजीज भी बोलते हैं ह्यूमंस में। तो जिस इंसान को ये प्रायंस इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, तो क्रुजफेल्ड जैकब डिजीज होता है, इसको कुरू डिजीज बोलते हैं, हिंदी में कुरू बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो इंसान क्या होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक मूवी भी आई है, अभी एक सैयारा मूवी आई है, ठीक है, उसमें जो हीरोइन होती है ना, उसको जो एक्ट्रेस होती है, उसके अंदर भी समझो कि वो दिमाग से मतलब पागल, ठीक है। तो वो लड़की क्या होती है, शॉर्ट मेमोरीलेस होता है, मतलब एक समय के बाद क्या होता है कि वो भूल जाती है क्या क्या हुआ था, मेमोरी लॉस भयंकर लेवल का होता है। तो इस टाइप के डिजीज क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं प्रायंस से, ठीक है। तो प्रायंस क्या होते हैं, एक बार फिर से इसको समझते हैं। तो एक तो मैड काउ डिजीज होता है, और एक होता है क्रुजफेल्ड जैकब डिजीज, कुरू डिजीज ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि देखो, एक तो हमें पता है कि भाई क्या होता है कि इसमें ब्रेन श्रिंक होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेन का साइज इतना है, तो जिसको प्रायंस होते हैं, ठीक है, उसका ब्रेन का साइज श्रिंक होने लगेगा, ठीक है। अब देखो इसके कॉज क्या होते हैं, मतलब किसके कारण होते हैं। तो क्रुजफेल्ड जैकब डिजीज इज काउज्ड बाय एबनॉर्मल प्रोटीन। तो एक तो नॉर्मल प्रोटीन हो गया, जो ठीक है, डीएनए आरएनए बनाया, आरएनए प्रोटीन बनाया, तो आराम से प्रोटीन बन रहा है, बनने दो, आराम से बन रहा है, बनने दो।
लेकिन गलती से किसी में एबनॉर्मल प्रोटीन बन गया, एबनॉर्मल प्रोटीन, वो प्रायंस होता है, एंड कॉल्ड प्रायंस दैट आर नॉट किल्ड बाय स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टेरलाइजिंग सर्जिकल इक्विपमेंट। ठीक है। तो अगर क्या होता है कि अगर क्या बोलते हैं, ये जो डिजीज होता है, ठीक है, ये इसको आप किसी भी मतलब स्टेरिलाइजेशन मेथड से या किसी भी सर्जिकल इक्विपमेंट से इसको ठीक नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये बताओ, टाइप ही कर दो। हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? आ रहे हैं सर। अरे आवाज नहीं आ रहा, टाइप कर दो। पता नहीं। ठीक है। सो क्या बोलता है, क्रूसफेल जैकब डिजीज इज कॉज्ड बाय एब्नॉर्मल प्रोटीन्स कॉल्ड प्रायंस दैट आर नॉट किल्ड बाय स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इक्विपमेंट्स। होता क्या है, देखो, मान लो कोई सर्जिकल इक्विपमेंट, मतलब मान लो किसी का सर्जरी चल रहा है, ठीक है, तो होता क्या है ना, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, अभी देखो प्रायंस फैलता कैसे है, समझने की बात है। तो मान लो क्या होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, तो जब इसको स्टेरलाइज किया जाता है, जब इसको स्टेरलाइज किया जाता है, मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, तो जब इसको स्टेरलाइज किया जाता है तो इसमें क्या होता है, सब किल होते हैं, इसके प्रोटीन थोड़े किल अच्छे से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो वही बोलता है दैट आर नॉट किल्ड बाई स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टेरलाइजिंग सर्जिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो क्या होते हैं कि जब फिर से उस किसी इंसान का ऑपरेशन होगा और वो अच्छे से स्टेरलाइज नहीं हुआ है, तो क्या होते हैं कि ये प्रोटीन उसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये रॉन्गली इनफोल्डेड होते हैं। ठीक है। तो देखो, नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन ऐसा होता है, नॉर्मल जो ह्यूमन का प्रोटीन होता है वो ऐसे दिखता है, अच्छे से अरेंज होते हैं, पूरा फोल्डिंग अच्छे से है। डिजीज कॉज ऑफ प्रायंस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ये फोल्डिंग ठीक से नहीं हो पाता है, इसके अंदर ये जो रेड कलर का देख रहे हो, ये फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, रॉन्गली फोल्डेड होने लगता है। सो एज प्रायंस बिल्ड अप इन सेल्स, द ब्रेन स्लोली श्रिंक्स एंड द टिश्यू फिल्स विद होल्स अंटिल इट रिजेंबल्स ए स्पॉन्ज। तो जैसे जैसे प्रायंस इन्फेक्शन कॉज होता है, जैसे बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर प्रायंस बिल्डअप होना शुरू होते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, और हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं उसके अंदर होल्स प्रेजेंट होने लगते हैं, और स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। देखो, जैसे ये क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये एक टिश्यू का स्ट्रक्चर है। हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, वो भी तो टिश्यू है भाई, वो भी सेल से बना हुआ है। तो वो जो टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू के अंदर ये देखो, ये जो व्हाइट कलर का जो देख रहे हो, ये एबनॉर्मलिटी है, ये स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगता है। ठीक है। ये स्पॉन्ज लाइक जो लीजन आप देख रहे हो, ये क्या है, ये सारे प्राइम्स के कारण डेवलप हुए हैं। ठीक है। नहीं तो नॉर्मल आप ऐसे होते हैं टिश्यू। तो ये व्हाइट टाइप के स्पॉन्ज होने लगते हैं, और ये क्या करते हैं, स्पॉन्ज टाइप के होते हैं, और धीरे धीरे जो हमारा ब्रेन होता है वो श्रिंक होने लगता है। सो जो इससे इफेक्टेड होता है उसमें क्या होता है कि उसकी एबिलिटी जो होती है, वो थिंक करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, मेमोरी लॉस होगा उसको, और ये खतरनाक होता है जनरली 1 साल के अंदर, इसमें 1 से 2 साल के अंदर इंसानों की ब्रेन डेड हो जाता है, तो इसके इंसान तो हो सकता है कोमा में भी जा सके। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइम्स। तो प्राइम्स में आप इतना नहीं याद रखिएगा, सिर्फ ये याद रखिएगा कि मैड काउ डिजीज होता है, ये तो मैं समझाने के लिए होता है, इतना पूछेगा नहीं। ठीक है। एनसीईआरटी में तो इतना दिया भी नहीं है। तो मैड काउ डिजीज इसके कारण होता है, और क्रुचफेल्ड जैकोब डिजीज, कहीं कहीं सीजेडी भी लिख देगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। क्रुचफेल्ड जैकोब डिजीज का होता है, और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, रॉन्गली फोल्डेड होता है, वही इन्फेक्शियस हमारा मटेरियल होता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया थोड़ा वायरस ब्राइट्स और प्राइम्स के बारे में। लाइकेंस के बारे में ज्यादा नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। लाइकेंस क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है एल्गी और फंगस के बीच में। ठीक है। एल्गी जो होता है वो फाइकोबायोंट होता है, और वो क्या करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए, वो फंगस के लिए फूड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। वो सिंगल सेल एल्गी होता है, और जो फंगस होता है वो माइकोबायोंट होता है। ठीक है। कैसे, मैं बताया था, फाइको एल्गी, तो फाइकोबायोंट समझो, फंगाई माइको, तो माइकोबायोंट, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो एल्गी जो होता है वो फाइकोबायोंट होता है, और फंगाई होता है वो माइकोबायोंट होता है। तो जो फाइकोबायोंट होता है वो फूड प्रोड्यूस करता है, और जो फंगस होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। तो दोनों एक साथ साथ रहते हैं। एल्गी को अपना घर मिल गया, और फंगस को अपना, ये जो फोटोसिंथेसिस करेगा,
उससे जो ग्लूकोज मिलेगा उससे फंगस को क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो इसके बारे में समझना ये है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंगस और लाइकन एसोसिएशन में, लाइकन लाइकन जो होते हैं वो फंगस और एल्गी के एसोसिएशन होते हैं। 90% जो इसमें होते हैं, 90% वो हमारे क्या होते हैं, फंगस होते हैं। लाइकन में 90% जो अमाउंट होता है वो किसका होता है, फंगस का होता है। और लाइकन क्या होता है, बहुत स्लोली ग्रोथ करते हैं। तो लाइकन भी एक तरह का पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। जिस एरिया में पोल्यूशन ज्यादा होगा, जिस एरिया में पोल्यूशन ज्यादा होता है, वहां लाइकेन बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ठीक है, बहुत धीमा ग्रोथ करता है, बहुत स्लोली ग्रोथ करता है। ठीक है। और जहाँ पोल्यूशन आपका कम होगा वहाँ लाइकेन जो होता है वो बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। जनरली माउंटेन रीजन में क्या होता है, पोल्यूशन बहुत कम होता है और वहाँ लाइकेन का ग्रोथ हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। तो जैसे पोल्यूशन जो होते हैं ना, तो पोल्यूशन में वहाँ सबसे ज्यादा हमारे जो पोल्यूटेंट होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, उसके कारण क्या होता है कि लाइकेन का जो हमारा जो ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। आपने लिटमस का भी नाम सुना होगा, बचपन में आपने लिटमस पेपर से पीएच को भी मेजरमेंट किया होगा, एसिडिक बेसिक। ठीक है। तो जो लिटमस पेपर भी बनता है ना, वो भी लाइकेन से ही बनता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइकेन लिटमस प्रोड्यूस करता है, उसी से क्या होता है, हम लोग पीएच को इंडिकेट करते हैं, एसिडिक और बेसिक। ठीक है। तो ये लाइकेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माइकोराइजा को शायद हमने फंगस में डिस्कस कर लिया था, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो पहला दूसरा चैप्टर था, पहला और दूसरा पेज, उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो हुआ क्या कि शुरू शुरू में क्या हुआ कि अब हमारे पास, आपने ऑलरेडी देखा कि इतने डाइवर्स हैं। ठीक है, डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब समझो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन एकेडमी है, तो डायमेंशन एकेडमी में मान लो बहुत सारे क्लासेज है, कोई 11th क्लास चल रहा है, 12th क्लास चल रहा है, डॉपर क्लास चल रहा है, उधर इकोनॉमिक्स कॉमर्स डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज है। तो क्या होता है कि हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो साइंस ग्रुप में रहेगा, जो कॉमर्स का बच्चा होगा वो कॉमर्स ग्रुप में रहेगा। तो हमने क्या किया, जिस स्ट्रीम का बच्चा, ठीक है, साइंस स्ट्रीम का बच्चा जिसने साइंस में एडमिशन लिया उसको साइंस स्ट्रीम में डाल दिया, कॉमर्स में जिसने एडमिशन लिया उसको कॉमर्स वाले ग्रुप में डाल दिया। तो हमने क्या किया, हर एक स्टूडेंट को उसके सुटेबल कोर्स के अनुसार क्या किया, उसको एक उसके सुटेबल मतलब सिमिलर कोर्स के हिसाब से उसको क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं सुटेबल कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ उनके सिमिलरिटी। तो किसी भी सिमिलरिटी के बेसिस पे हम एक ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एक ग्रुप में क्या करते हैं, उसको एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, सिमिलर कैटेगरी होना चाहिए। ठीक है। सिमिलर कैटेगरी के इंसानों को भी अगर एक ग्रुप में डाल दिया जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर दिए, उसको हम लोग कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है। जैसे टैक्सोन बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। अब देखो, अब हम जो आर एच विटिकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये तो 1969 में आया, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एनिमल गया। लेकिन उसके पहले भी तो लोग देखते होंगे ना कि भाई ये चलो ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, ये बैक्टीरिया वायरस। तो उस समय क्या हुआ, तो सबसे पहले हम पूरे स्टोरी को शुरू से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब एक बात समझो, जब हंटर गेदरर इंसान होंगे, जब इंसानों को आइडिया नहीं होगा, ठीक है, जब शुरू शुरू में इंसान, जब 10,000 ईयर्स पहले तो लोग क्या करते थे, हंटर गैदरिंग का काम करते थे। तो उस समय भी इंसानों ने क्या चीजों को क्लासिफाई किया गया। उन्होंने चीजों को कैसे क्लासिफाई किया, उन्होंने साइंटिफिक बेसिस नहीं लिया, उन्होंने अपने जरूरत के अनुसार चीजों को अपने जरूरत के अनुसार क्लासिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लॉथ है, ठीक है, इसको अर्लियर सिविलाइजेशन लोग बोले, वही समझो। मान लो क्लॉथ है, तो पहले जमाने के जो लोग जो क्लॉथ थे, तो मान लो जो डियर हो गया या लिपर्ड हो गया, ठीक है, लिपर्ड हो गया या डियर हो गया या टाइगर हो गया, उसकी स्किन को क्लोथ बनाकर लोग पहनते थे। ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो होगा ये हमारा क्या है, क्लोथ वाला एनिमल है। ठीक है। ठीक है। अब जो केव होंगे या मान लो जो प्लांट्स होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे पाम ट्रीज हो गया, उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसने उन्होंने क्या किया, वैसे उस पत्तों को लेकर उन्होंने अपना घर बनाया, कच्चा हाउस। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये चलो शेल्टर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को, फूड के बेसिस में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, गोट का मीट होता है बहुत यमी, डेली मतलब अच्छा होता है, खाते हैं। फिर वीट हो गया, मैंगो हो गया, उसको लोग खाते हैं। तो उन्होंने फूड के बेसिस पे कि ये होता है फूड। तो पहले जमाने में लोगों ने जो क्लासिफाई किया
उन्होंने अपने नीड के बेसिस पे फूड शेल्टर क्लोथ के बेसिस पे क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ, जो फर्स्ट एविडेंस हमें मिलता है कि सबसे पहले किस इंसान ने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गन को क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, तो वो सबसे पहले इंसान थे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या किया, साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म को। किस बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। उन्होंने देखा कि एक तो बड़े प्लांट होते हैं, जैसे हो गया तुम्हारा मैंगो, बनियान, पाम ट्री, अरेका, ये तो बड़े बड़े प्लांट हो गए, तो उनको उन्होंने देखा कि ये है ट्री। ठीक है, फिर देखा यार कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि श्रब्स हो गए। ठीक है, श्रब जैसे सिट्रस का पौधा हो गया, नींबू का पौधा, ठीक है, रोज का। ठीक है, तो उसको उन्होंने बोल दिया श्रब्स, मतलब जो छोटे प्लांट्स होते हैं। और उन्हें देखा घास हो गया, लाइक ग्रास हो गया, टोमेटो हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे जो हो गए स्पिनच, ये सब, उनको उन्होंने बोल दिया हर्ब। तो मॉर्फोलॉजी के अनुसार कुछ लंबे दिख रहे हैं तो ट्री बोल दिया, कुछ दूसरे छोटे दिख रहे हैं तो श्रब बोल दिया, और कुछ मतलब बहुत छोटे होते हैं उसको उन्होंने हर्ब बोल दिया। तो प्लांट को उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री में क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे, कि भाई उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी दिख रही है, उसके बेसिस पे। फिर उन्होंने एनिमल को भी क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे, कि देखो दो तरह के एनिमल होते हैं। एक तो देखा कि चलो एक एनिमल वो होते हैं जिसमें से लाल खून निकलता है। ठीक है, और एक एनिमल में लाल खून नहीं निकलता है। ठीक है, तो उन्होंने दो ही चीजों में क्लासिफिकेशन किया कि जिस एनिमल में, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल जिसके अंदर लाल खून होता है उसको बोलेंगे इनीमा, इनीमा। और जिसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होंगे या लाल खून नहीं होंगे उसको बोलेंगे एनीमा। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्री में क्लासिफाई किया, और एनिमल्स को आरबीसी और विदाउट आरबीसी इनीमा या एनीमा में क्लासिफाई किया। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, चीजें बदली। ठीक है, फिर आए कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने क्या किया, उन्होंने भी एक साइंटिफिक क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक प्लांटिक किंगडम में डाल दिया और दूसरा एनिमल किंगडम में डाल दिया। ठीक, उन्होंने प्लांटिक ग्रुप रखा और एनिमल ग्रुप रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि प्लांट और एनिमल में ना सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एनिमल में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंस और अब्सेंस पे उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसको मैं प्लांटिक ग्रुप में डाल दूंगा, और उन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होगा उसको मैं एनिमल ग्रुप में डाल दूंगा। तो बताओ, डाई एटम होते हैं, डाइनोफिलेट्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, फंगस, एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इस सब के अंदर क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये डाई एटम और डाइनोफिलेट्स, ठीक है, जो होते हैं, जैसे कि डाइनोफिलेट्स में स्टिफ सेलुलोज प्लेट होते हैं। ठीक है, डाई एटम में क्या होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल तो होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, सबको प्लांटिक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, एनिमल की बात करें तो स्पॉन्ज में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिशेज, क्योंकि एनिमल से तो इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इंसेक्ट में भी नहीं होते हैं, मैमल्स में भी नहीं होते हैं, बर्ड्स में भी नहीं होते हैं, और प्रोटोजोआ में भी हमने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते, चाहे वो अमीबा हो गया, चाहे वो पैरामीशिया हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। समझ में आया? तो बताओ, तो पैरामीशिया में, पैरामीशिया में, ठीक है, सेल वॉल की जगह क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो मैं प्रोटोजोआ जब बोलता हूँ ना, प्रोटोजोआ जब बोलता हूँ तो उसी समय समझना कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ भी देगा, मैं ही पूछ देता हूँ कि बताओ इसके अंदर सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि इसके अंदर सेल वॉल तो होते नहीं, प्रोटोजोआ में होते ही नहीं है, तभी तो इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये एनिमल्स से ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो इस, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था ना, इसके कुछ ड्रॉबैक थे। उन्होंने वही प्लांट और एनिमल को ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक हुए। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा तो क्या क्या प्रॉब्लम थे कि यार देखो, इन्होंने, देखो बैक्टीरिया क्या आता है, ये तो यूनिसेलर में आता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर आता है, आर्किबैक्टीरिया यूनिसेलर होता है, फंगस भाई मल्टीसेलर होता है, डाई एटम डाइनोफिलेट्स ये मान लो यूनिसेलर होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ये तो मल्टीसेलर होता है। तो इन्होंने तो खिचड़ी पका दिया यार, इन्होंने मल्टीसेलर यूनिसेलर को भी एक ही में डाल दिया।
ये तो लफड़ा कर दिया इन्होंने। ठीक है, प्रोटोजोआ भी देख लो। ठीक है, प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर होता है। स्पॉन्जी, फिश, इंसेक्ट, मैमल्स, बर्ड्स ये सब मल्टीसेलुलर होता है। इन्होंने तो खिचड़ी पका दिया। तो सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को सेम में डाल दिया है। देखो, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, फंगस यूकैरियोटिक है, डायटोम यूकैरियोटिक है, उसको भी इन्होंने इसी में डाल दिया। यहाँ भी देखो। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अच्छे से इन्होंने देखा तो खिचड़ी पका दिया। ठीक है, और इन्होंने ये भी नहीं देखा कि ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक अलग अलग है। तो वही प्रॉब्लम, इसका ड्रॉबैक क्या था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी सेम किंगडम में डाल दिया। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक इसको भी सेम ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी क्या किया, सेम ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, और सिंपल थैलस जैसे एल्गी फंगाई ये होता है, हम लोग थैलस समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट किंगडम में। जो एल्गी फंगाई होते हैं, इसको भी इन्होंने क्या किया, एडवांस ऑर्गेनिज्म के साथ डाल दिया। ठीक है, जैसे फंगाई और एल्गी में क्या होते हैं ना, सिंपल थैलस होते हैं, लेकिन इन्होंने किस में डाल दिया, देखो एंजियोस्पर्म को भी डाल दिया, जो कि एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, साइंस आगे बढ़ते गया, इसमें चेंजेस आते गए। तो ये आपको याद रखना है कि कैर्लोस लिनियस ने सबसे पहले मतलब सेकंड टाइम मतलब अनदर साइंटिफिक दिया। इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहला साइंटिफिक दिया एरिस्टोटल ने। ठीक है, सेकंड दिया कैर्लोस लिनियस ने। इन्होंने प्लांटी और एनिमल ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। याद रखना, एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन ये आते हैं कि बताओ कैर्लोस लिनियस ने बैक्टीरिया को किसमें डाला था, प्लांटी में डाला था कि एनिमलिया में डाला था। फंगस को कैर्लोस लिनियस ने प्लांटी में डाला था कि एनिमलिया में डाला था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में आएंगे, मॉड्यूल को भेज दूंगा, उसको थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि डाई एटम पूछ देगा, डाई एटम और डायनोफ्लोरेट्स किस में आते हैं, कैर्लोस लिनियस में किस में डाला। ठीक है, अब आते हैं थ्री किंगडम। तो थ्री किंगडम को दिया अर्न्स्ट हाइकल ने। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, तो किंग टू किंगडम में तो यही प्रॉब्लम था भाई। ठीक है, तो फंगस और बैक्टीरिया क्या, ये दोनों मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ डाल दिया। तो फिर क्या किया, थर्ड किंगडम जो बनाया गया, प्रोटिस्टा बनाया गया। प्रोटिस्टा में क्या किया, फंगस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को एक साथ डाल दिया गया। ठीक है, तो एक तो प्लांटी और एनिमलिया को रख दिया गया। ठीक है, और उन्होंने क्या उन्होंने क्या किया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स थे, उसको उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो फंगस में कुछ कुछ यूनिसेलुलर थे। ठीक है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, डायटम, डायनोफोरस सबको क्या किया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि थ्री किंगडम के बाद जिसको अनसाइकिल देता, फिर फोर किंगडम आया। ठीक है, फोर किंगडम को दिया कॉपलैंड ने। ये आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन समझना है। ठीक है, इसमें क्या किया कि उन्होंने फंगस को अभी भी प्रॉपरली शेप नहीं रखा है, क्योंकि फंगस अब मल्टी सेलर होता है, बाकी सब क्या है, यूनिसेलर है। ठीक है, तो फंगस को अच्छे से नहीं रखा, तो फंगस के लिए क्या किया, एक अलग किंगडम बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गन थे, कॉपलैंड ने क्या किया, एक अलग किंगडम दिया जिसको बोलते हैं मोनेरा। ठीक है, मोनेरा दे दिया, लेकिन अभी भी फंगस को अच्छे लोकेशन पे प्लेस नहीं किया। तो प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा बन गया। फिर आया फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, आर एच ब्यूटिकर 1960 में आए, और उन्होंने किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, तो भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। थैलस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, मतलब इसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक है, ये जो मैमल्स था, ये जो होमोसेपियंस है, इसके बंदर से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये सारे बेसिस पे क्या किया उन्होंने, सारे लिविंग ऑर्गन को क्लासिफाई किया। तो ऐसा नहीं कि फाइव किंगडम तक आके चीजें रुक गई। अब आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा हमारे एनसीईआरटी में, ये तो सेल टाइप में उन्होंने क्या किया, मोनेरा को सेल टाइप से क्लासिफाई किया। तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। फिर सेल वॉल देखा तो मोनेरा का सेल वॉल किससे बनता है, वो पॉलीसेकेराइड से बनता है और एमिनो एसिड से बनता है, जिसको आप लोग पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करें तो डाई एटम डायनोफ्लोरेट्स में किसी में सेल वॉल होते हैं, यूग्लिना में तो सेल वॉल होते ही नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा है प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं। जैसे डाई एटम डायनोफ्लोरेट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। फिर फंगस की सेल वॉल की बात करें तो ये क्या होते हैं, काइटिन से बने होते हैं। सेल वॉल प्लांटी का किससे बनता है, मैक्सिमम सेलुलोज से बनाता है, और एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको याद होगा। ठीक है, इग्लिना के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। ठीक है, उसी तरह फंगस में क्या होता है,
क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जब ये इक्वालिटिक होंगे तो दिमाग ही नहीं लगाना है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गए क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा क्या है, सेलुलर लेवल पे ये यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर सारी इक्वालिटिक है तो यूनिसेलुलर लेवल है। फंगाई की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एक्सेप्शन एक है हमारा ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। प्लांटी की बात करें तो ये क्या होता है, ये टिश्यू और ऑर्गन के बने होते हैं, ठीक है। और एनिमल तो भाई टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोकैरियोटिक में ऑटोट्रोपिक हमने देखा, ऑटोट्रोपिक में भी हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक देखा। फिर उसी में हमने हेटरोट्रोपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक ये चीजें देखी थी बैक्टीरिया में, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा में आपको याद है कि ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, जैसे कि इग्लिना, ठीक है। इग्लिना हेटरोट्रोपिक होता है और ऑटोट्रोपिक होता है। स्लाइम ऑल्सो होता है वो हेटरोट्रोपिक होता है और प्रोटोजोआ क्या होता है, हेटरोट्रोपिक होता है। फंगस की बात करें तो फंगस सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, उसी में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक आते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। और एनिमल्स सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं। तो कार्ल लुईस ने क्या किया, 16 सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और हियरार्की दिया। जैसे कि आप लिविंग वर्ल्ड में आप जानोगे कम से कम हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई साहब, उसमें होते हैं, कैसे याद करोगे, कीप कॉफ जेस, ठीक है। इसको याद करने का एक बहुत इजी ट्रिक है, कीप कॉफ, कीप कॉफ जेस, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला क्या हो गया, किंगडम हो गया, ये फाइलम हो गया, ये क्लास हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ये फैमिली हो गया, ये जीनस हो गया और ये स्पेसीज हो गया। फाइलम को एनिमल के केस में फाइलम होता है और प्लांट के केस में डिवीजन होता है। तो ये किंगडम, ये सब के अलावा कल उसने एक और चीज दिया जिसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। क्या किया, डोमेन दिया, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी कौन होती है और उसमें ऑप्शन दिया जाए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तब आपको तो किंगडम मारना है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में आए, ठीक है, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, तब आपको डोमेन टिक करना है, ठीक है। लार्जेस्ट कैटेगरी क्या होता है, डोमेन। अब देखो, हमने अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें हमने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, एक मोनेरा होता है, फिर प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया होता है। कल उसने क्या किया, देखा कि यार ये जो मोनेरा किंगडम है ना, इसमें दो तरह के हमारे पाए जाते हैं। एक तो यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इवॉल्व टाइप के हो गए, जिसके अंदर क्या आ गए, साइनोबैक्टीरिया आ गए, माइकोप्लाज्मा आ गए, लैक्टोबैसिलस आ गए, अदर बैक्टीरिया आ गए। तो ये सारे क्या होते हैं, ये तो सारे यू बैक्टीरिया हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और यार इसमें अलावा तो आर्की बैक्टीरिया भी है जो कि प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। तो जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया थे जो कि अर्थ के जब ओरिजिन हुआ था, उस समय जब फॉर्मेशन हुए थे, तो उस समय के जो हमारे बैक्टीरिया थे वो सारे क्या थे, आर्की बैक्टीरिया थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मोनेरा है उसी को दो चीजों में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो सब उन्होंने 3 डोमेन बनाया, समझो 3 डोमेन। तो डोमेन फर्स्ट में उन्होंने प्रोकार्या रखा, जिसमें प्रोकार्या का मतलब वही यू बैक्टीरिया को रखा, ठीक है। डोमेन सेकंड में क्या किया, आर्किया को रखा, ठीक है, जिसमें आर्की बैक्टीरिया सारे आते हैं। और बाकी डोमेन थर्ड में यूकार्या रखा, ठीक है। तो 3 डोमेन है, एक है प्रोकार्या, आर्किया और यूकार्या। प्रोकार्या में सारे यू बैक्टीरिया आ जाएंगे, आर्किया में सारे आर्की बैक्टीरिया आ जाएंगे और यूकार्या में हमारे प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया आ जाएंगे जो कि आपका यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसको कार्ल उसने दिया था। अब देखो, जब मैंने राइबोसोम पढ़ाया था तो उस समय मैं आपको बताया था कि जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70s होते हैं, जिसमें हमारा एक होता है 50s जो कि लार्ज सब यूनिट होता है, और जो स्मॉल होता है वो क्या होता है, 30s होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में मैंने राइबोसोम बताया था कि उसके अंदर 80s होता है, जिसका लार्ज सब यूनिट होता है वो 60s होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40s होता है, राइट, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि मैंने उस समय आपको और भी चीजें बतानी थी। तो जैसे कि क्या होता है ना कि जो लार्ज सब यूनिट होता है वो भी लार्ज सब यूनिट होता है, वो भी कुछ कुछ राइबोसोम से बना होता है, कुछ अलग अलग राइबोसोम से बना होता है, मतलब राइबोसोम नहीं, उसके और भी सब यूनिट होते हैं। तो उसी में एक आता है 16S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये सब यूनिट भी होता है। तो इस सब यूनिट के बेसिस पे क्या किया ना, ये डोमेन को क्रिएट किया गया कि किसके अंदर 16S राइबोसोमल आरएनए है, किसके अंदर नहीं है। उसके बेसिस पे 3 डोमेन सिस्टम को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो ये जो हमारा था, ये था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का
पूरा समरी या जो भी हमने आज देखा वो सारे क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिमेनिंग जो पोर्शन थे वो आज हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो आप पढ़िए, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम, ये नेचुरल सिस्टम, इसको हम लोग जब प्लांट किंगडम में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ थे वो हम लोग उसमें प्लांट किंगडम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपका कोई एनी क्वेश्चंस, एनी टाइप का क्वेश्चंस? आवाज क्यों नहीं आ रही बताओ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? आवाज क्यों नहीं है? अरे तुम लोग हो कि सो गए? वैसे भी मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर दिया है, वो सही रहेगा। तुम लोग को अगर मान लो आवाज में दिक्कत आती तो देख सकते हो।